नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अगेन विद रविंदर पंचोली जी। पंचोली जी आज आपको छोड़ने वाले नहीं है। एक पहले भी शो किया रिसेंटली हमने आपके साथ रिगार्डिंग क्रिकेट कि कैसे इंडिया हार गया, भारत जीत गया और मोदी जी ने कैसे इस चीज को भी एक अपॉर्चुनिटी बनाया। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत के जो लोग हैं वो इन चीजों को समझते हैं कि भाई कैसे एक चीज के अंदर से हमने भारत को आगे लेके जाने की एक राह बनाई है, 4 ट्रिलियन को हमने क्रॉस कर लिया। कुछ तो ऐसा किया है कि भई हम इतने छोटे टाइम के अंदर हमने 1 से 3, 3 से 4 हम छलांगे लगाते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो स्टेट की इलेक्शंस अभी हुए, जैसे एमपी में हुए, अभी हमने छत्तीसगढ़ में देखे हैं, राजस्थान में होने वाले हैं, क्या वहाँ पे लोग समझते हैं इन चीज़ों को और अपना जो मतदान देते हैं, उसमें रिफ्लेक्ट भी होता है? क्या एमपी में कुछ ऐसा हुआ है? जैसे मैं देखता हूँ कि सारे ओपिनियन पोल वो सारे ही बीजेपी के अगेंस्ट बोल रहे हैं कि भई बीजेपी हार गई, हारने वाली है। इन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया कि बीजेपी को 99 100 सीटें मिलेंगी, जबकि 116 का आंकड़ा चाहिए। आपका आकलन क्या कहता है एमपी के लिए? देखिए, आ, चुनाव तारीख के पहले 15 दिनों तक, मतलब जब 15 दिन रह गए थे, तब तक कांग्रेस निश्चित तौर पर आगे थी, क्योंकि संघ कुछ नाराज चल रहा था। संघ के कुछ कार्यकर्ता नाराज चल रहे थे। फिर उनको मनाया गया। जितने विद्रोही थे, अमित शाह जी ने आके सबको पुचकार पुचूर के सबको अपने साथ लिया। इनिशियल बहुत प्रॉब्लम थी बीजेपी में, पर आखिरी के 15 दिनों में बीजेपी ने काफी गेन किया है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि कांग्रेस को जो टिकट बटे हैं उसमें कमलनाथ की बहुत चली है, और दिग्विजय सिंह के पट्टों का टिकट कटा है। तो वो जो अंदर है, दिग्विजय सिंह बड़े श्रूड पॉलिटिशियन है, मुंह से कम बोलते हैं और पीछे से तलवार बहुत चलाते हैं। और मुंह से जब बोलते हैं तो बीजेपी का भला करने के लिए बोलते हैं, कांग्रेस का भला करने के लिए नहीं बोलते हैं। वो तो कांग्रेस में सभी की आदत है, दिग्विजय हो, पप्पू हो, कोई भी हो, इवन पिंकी भी अब तो जुड़ गई इसी लिस्ट में। हाँ, तो दिग्विजय सिंह के गुट में भी हरवाने ने इनको कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। इनिशियली निश्चित तौर पे कांग्रेस आगे थी, पर लास्ट के 15 दिनों में पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। और वोटिंग वाले दिन संघ के कार्यकर्ताओं ने 11-12 बजे के बाद जो फील्डिंग लगाई है और जो बम्पर वोटिंग हुई है, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। मेरे एक हम्म। मित्र हैं, शर्मा जी, उनके घर में कोई काम वाली बाई आती है, तो उनने पूछा, भाई तेरे मोहल्ले में कोई मुस्लिम महिलाएं भी है क्या? उसने कहा है। उनने किसको वोट दिया? तो कहती है कि बीजेपी को। न क्या, क्यों? तो कहने लगी कि हमारे आदमी तो बाहर खड़ा होकर पंजा दिखा रहे थे कि पंजे को वोट देना, पर घर हमको चलाना होता है। घर में राशन आ रहा है, गैस की टंकी आ रही है, पैसे आ रहे हैं, कांग्रेस देती है या नहीं देती, इसको किसका भरोसा? हमें तो अभी मिल रहा है, तो हम तो बीजेपी को वोट दे के आए हैं। और एक वो जो 3 तलाक वाला फैक्टर है, उसने भी बड़ा काम किया है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं ने वोट नहीं दिए होंगे, अब मुस्लिम महिलाएं भी समझदार हो गई, तो उन्होंने भी काफी तादाद में वोट दिया है। मैं समझता हूँ 8 से 10% तो वोट मुस्लिम मतदाताओं के मिले होंगे। हाँ, बीजेपी मतलब कोई बहुत थम्पिंग मेजोरिटी से नहीं आ रही है। जो मैंने आपसे 2-3 महीने पहले हम लोगों ने जो किया था, उसमें मैंने 120 का आंकड़ा बताया था। उस पर मैं अभी तक कायम हूं कि 120 तक तो बड़े आराम से आ जाएगी, सरकार बन जाएगी। कंफर्टेबल नहीं बनेगी, मतलब विपक्ष भी तगड़ा रहेगा और रहना चाहिए। विपक्ष कमजोर हो लेकिन तो फिर सरकार मनमानी करने लगती, इसलिए विपक्ष का होना जरूरी है। लेकिन रविंद्र जी, आपको नहीं लगता कि जैसे मोदी जी हैं, इन्होंने नेशनल लेवल पर इतना काम किया है, किसी भी फील्ड में ले लीजिए आप, तरक्की की कोई भी सीमा हमने छोड़ी नहीं है, हम ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं। जैसे चंद्रयान 3 हमारा उस जगह पे पहुंचा जहां पे कोई और पहुंच नहीं पाया, वैसे ही भारत भी कई चीजों में आगे निकल रहा है। क्या स्टेट के इलेक्शंस में जो नेशनल पॉलिसीज हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं कभी भी? नहीं, स्टेट के अपने अलग इश्यूज होते हैं, और नेशनल जो इलेक्शन होते हैं उनके अलग इश्यूज रहते हैं। पर मोदी जी जब से आए हैं तो वो एक एक तरह से दोनों का घालमेल हो गया है। नेशनल इश्यू भी मायने रखने लगे हैं, और स्टेट की अपनी जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो भी मायने रखने लगी है। बीजेपी से आप कह लीजिए बिल्डर्स बहुत नाराज, ज्वेलर्स बहुत नाराज, और भी सरकारी कर्मचारी नाराज।
तो ये जो आता है इन सबका परसेंटेज मिला के कुल 3 से 4% से ज्यादा ये लोग हैं नहीं। सुनार इसलिए नाराज है कि उनको डेली स्टॉक बताना पड़ता है कि आपने कितना स्टॉक आज लेके आया और कितने की आपकी सेल हुई। पहले जो ब्लैक में दुबई वगैरह से सोना लाते थे और खपा देते कहीं, वो अब करीब करीब बंद हो गया है। और बिल्डर्स का जो लोगों के पैसे खा के और मकान नहीं देते थे, अब वो रेरा के कारण कंप्लेंट होती है तो उनको झक मार के देना पड़ता है। इसी चक्कर में पता नहीं मेरे ख्याल से कई बिल्डर दिवाली हो गए। तो पैसा तो उनने खूब ले लिया और खूब अय्याशियां करी, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, ये कर लियो, लोगों को बना के नहीं दी। और रेरा में कंप्लेंट हुई तो उनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई, डीआरटी में केसेस चले गए और उनकी प्रॉपर्टी की नीलाम हुई, तो कंगाल हो गए। तो ये जो 2-3 वर्ग है, ये मोदी जी से बड़े नाराज थे। बीजेपी से कह लीजिए, मोदी जी से तो नहीं, पर ग्रास रूट लेवल पे मोदी के खिलाफ कोई माहौल ही नहीं है। वो तो कहते हैं हम बीजेपी को नहीं दे रहे, हम तो मोदी को वोट दे रहे हैं। वोट किसको दोगे? उन्हें मोदी जी। आपको मैंने एक वीडियो भेजा था, एक और भेजूंगा, उसमें सब बोल रहे हैं मामा को देंगे। इंदौर का, अभी इंदौर का आया है मेरे पास। उसमें वो रिपोर्टर पूछ रहा है कि वोट कौन जीतेगा यहाँ से। कैलाश विजयवर्गीय के अगेंस्ट में संजय शुक्ला खड़े हुए हैं। तो 10 लोगों से पूछा तो 9 लोग ये कह रहे हैं कि विजयवर्गीय जीतेंगे। उनने क्यों? कि हमको तो मोदी सरकार चाहिए। तो मोदी जी बहुत बड़ा फैक्टर होगा इस समय। लेकिन सर जो स्टेट है, जैसे आपने बोला कि 15 दिन पहले माहौल कांग्रेस की फेवर में था, बीजेपी की फेवर में नहीं था, तो क्या जो लोकल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसने लोगों के काम नहीं किए कि जिसके कारण कांग्रेस जैसी घटिया पार्टी जो कि देश को तोड़ने की बातें बोलती है, अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया हम हमास के साथ खड़े हैं, हम खालिस्तानियों के साथ खड़े हैं, हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं खड़े। अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हम ये देश तोड़ने वाली जो पार्टीज हैं, जो ताकतें हैं, हम उनके साथ भी खड़े हैं, क्या दिक्कत है? अगर ऐसी घटिया पार्टी के साथ भी लोग खड़े होने को तैयार हो गए, ऐसा कैसे हो गया? दैट मीन्स कि जो मोदी फैक्टर है वो तो काम किया ही नहीं फिर। नहीं, मोदी जी का अपना 5 से 10% वोट है, वो कहीं नहीं जाता है। वो नेशनल इलेक्शन हो या स्टेट इलेक्शन हो, वो तो आता ही है। अपार्ट फ्रॉम जो लोकल आपका लीडरशिप है, उसका क्या रोल है उस पर भी डिपेंड करता है। असल में शिवराज सिंह से जो उड़ाया गया था कि बहुत लोग नाराज है नाराज है, वैसी नाराजगी नहीं थी जितना बताया जा रहा था नेशनल मीडिया पे और कुछ यूट्यूबर्स बता रहे थे, उतनी नाराजगी नहीं थी। हाँ, शिवराज ने करप्शन बहुत किया है। टोटल ब्यूरोक्रेसी के हाथों में सारी सत्ता चलती रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए हैं, संघ के कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी गई, ये सारी शिकायतें थी। इसके चलते एक माहौल बना था कि बीजेपी हार रही। तो काफी कार्यकर्ताओं को मनाया गया, संघ के लोग भी जुटे, तो ओवरऑल मिला के जीतने की स्थिति बन गई है। अदरवाइज हारने के पूरे चांस थे। ओके, दैट मींस पासा पलटा है आखिरी दिनों में। आखिरी दिनों में पलटा है। ये मोदी जी और अमित शाह ने सबसे ज्यादा दौरे मध्य प्रदेश के किए। अमित शाह 3-3 दिन तक यहीं रुके रहे हैं। उनके तो 3 घंटे बहुत होते हैं, 3 दिन में तो पूरी की पूरी गेम ही उल्टा उल्टा कर देते हैं। मतलब जो नाराज था जबलपुर में एक कैंडिडेट और बहुत सारे कार्यकर्ता उसके साथ जा रहे थे, जब उन्होंने रोड शो निकाला तो वो उनकी बगल में खड़े होके जुलूस में साथ था, ट्रक के ऊपर। तो काफी मनाया है उसने, रूठे हुए कार्यकर्ताओं को समझाया है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, आपकी भी सुनी जाएगी। कार्यकर्ता क्या चाहता है कि हमारी सरकार है तो हमारी सुनी जाए। ट्रू ट्रू ट्रू। सर, हमारी सरकार का मतलब क्या होता है? हमारी सरकार का मतलब है कि लोग हमारी बात सुने, जिसके लिए हमने आपको वोट दिया है। आज ही मेरे एक वीडियो के ऊपर जिसमें मैंने बात किया था कि गजवे हिंद का जो प्लान था कांग्रेस का 47 से लेकर अभी तक, वो हमने एक्सपोज किया और कई लोगों ने उसमें डाला कि हमने मोदी जी को इसलिए वोट करी थी बिकॉज ये मुसलमान की अपीजमेंट नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी भी उसी गेम में लग गए हैं, मुसलमान की अपीजमेंट में सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। तो हम इनको वोट क्यों दें? मध्य प्रदेश का ही वो आदमी था जिसने ये बात लिखी मेरे कमेंट्स के अंदर, और उन्होंने बोला कि रविंदर जी से ये क्वेश्चन जरूर पूछना कि क्या हम मोदी जी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि आप तो एंटी अपीजमेंट के लिए जाने जाते थे, अभी आपने भी अपीजमेंट शुरू कर दी। इसीलिए शायद स्टेट के अंदर
लोगों का थोड़ा सा रुझान मोदी जी की तरफ नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप मोदी जी पे 100% विश्वास कर सकते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि मोदी जी अपीजमेंट कर रहे हैं, तो मुझे एक उदाहरण दे दें। जो योजनाएं चली हैं वो सबके लिए है, मुसलमानों के लिए भी है, हिंदुओं के लिए भी है। मुसलमानों में अगर वो शिक्षा बढ़ा रहे हैं, तो अब पढ़ेगा मदरसा छाप शिक्षा से, तो उसका छुटकारा मिलेगा। कुछ तो दिमाग के दरवाजे खुलेंगे उसके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मोदी जी अपीजमेंट कर रहे हैं। और जिसने भी ये कहा है, तो उससे कहिए कि पिछले 10 सालों में कितने हिंदुओं के काम हुए हैं, आप बता दीजिए। आज इतना भी खोल के बोल पा रहे हैं, टीवी बहसों में बोल पाते हैं, सड़क पे भिड़ जाते हैं, आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं, ये कांग्रेस के राज में संभव था क्या? कतई नहीं हम्म। संभव था। ये सारी बातें आपको नहीं दिख रहा है। और अभी यूपी में जो हलाल वाला गेम पकड़ा गया है, 80,000 करोड़ सालाना का जो बिजनेस था, वो गया। ये संभव था क्या? ये कांग्रेस के राज में चल रहा था। और आप ही लोग खरीदते हो हलाल प्रोडक्ट, आप देखते नहीं है कि उसमें हलाल लिखा हुआ है। दुकानदार के मुंह पे मारिए कि इसमें हलाल कैसे लिखा है। भाई, हम हिंदू हैं, हमको हलाल वलाल नहीं चलता है। तो मोदी पे आप 100% विश्वास रखें। वो किसी का कोई अपीजमेंट नहीं कर रहे। उनके लिए एकमात्र उद्देश्य है राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। उसमें हो सकता है कई हिंदुओं को चोट पहुंचे, पर अगर राष्ट्र बढ़ रहा है तो आप भी बढ़ेंगे। ये भावना मन में रखें और मोदी पे विश्वास रखें। आपकी लीडरशिप आपको धोखा नहीं देगी, ये बात मानकर चलें आप। चलिए सर, मध्य प्रदेश आपने कवर कर दिया। मुझे मालूम है कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी आपके जो सूत्र हैं वो फैले हुए हैं, पूरी खबरें दी हैं, आपने मेरे से भी डिस्कस करी कि क्या क्या वहां पे रुझान था। तो लोगों को थोड़ा सा समझाते हैं कि क्या छत्तीसगढ़ के अंदर क्या गेम चेंज होगा इस बार, या दोबारा से एक गंदी फैमिली दोबारा से आएगी और उनका जो एटीएम है, छत्तीसगढ़ एक बहुत बड़ा एटीएम है कांग्रेस की पार्टी के लिए, स्पेशली गंदी फैमिली के लिए। क्या वो एटीएम अभी भी बरकरार रहेगा, या एटीएम चेंज होगा इस बार? एटीएम चेंज होने की संभावना है। कई लोग मेरी बात को नहीं मानेंगे। पर शुरू जो पहले दौर में 20 सीटों पे वोट पड़े थे, तो उसमें 12 से 14 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। वो आदिवासी एरिया की हैं। मतलब आदिवासी वोट आपका, पहले इनको शायद 4 या 5 सीट मिली थी, और अभी 14 सीटें ही आ रही है। और दूसरे दौर में शहरी इलाकों में बम्पर वोटिंग हुई है, और सारी बीजेपी के फेवर में करीब करीब गई है। खुदा ना खास्ता अगर हंग असेंबली आती है, तो उसमें खेल ये होगा कि भूपेश बघेल को टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। कई लोग भूपेश बघेल के साथ कांग्रेसी विधायक रहना नहीं चाहते हैं। अगर भूपेश बघेल नहीं बने तो टीएस सिंहदेव का नंबर लगता है। और टीएस सिंहदेव का बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है मोदी जी के लिए। वो मंच से मोदी जी की प्रशंसा कर चुके हैं, जिसके लिए उनको हाईकमान से लताड़ भी पड़ी थी। उन्होंने तारीफ कर दी थी कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हम्म। तो वो प्रॉक्सी सीएम भी हो सकते हैं बीजेपी के, अगर ऐसा नहीं हुआ कुछ। पर संभावना है, मुझे जो आखिरी रिपोर्ट ये मिली है, तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बना लेगी। यू कैन डिक्लेयर इट। पर फिर भी मैं मानता हूं कि अभी डिक्लेयर करने से बाकी कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, ये पक्की बात है। और दो पक्की चार कम बात है। पड़ेंगे तो अमित, हाँ ये पक्की बात है। और दो चार कम पड़ेंगे तो अमित शाह जी हैं ही। वो सर, वो तो इतनी वो प्लानिंग के साथ आते हैं। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि कहीं राहुल गांधी ये ना बोल दे कि मुझे बीजेपी ज्वाइन कर दी है अमित शाह के कारण। वो अमित शाह जी चलते हैं तो पीछे पीछे गाना बजता है। अमित शाह जी गाते हैं, जहां मैं जाता हूं वहीं चले आते हो, चोरी चोरे मेरे दिल में समाते हो। सब उधर चले जाते हैं उनके साथ में। लेकिन सर रविंदर जी, आप बोल रहे हैं कि हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आ रही है। शायद ऑनलाइन पर मैंने या टीवी पे यू आर दी ओनली वन हु इज सेइंग दिस, बाकी सब तो बोल रहे हैं कांग्रेस ही आएगी, वहां पे बीजेपी का पत्ता साफ है। मुझे कांग्रेसी लोगों ने कहा है। मैंने आपको एक पत्रकार का भेजा भी था, उसका हम्म। क्या ओपिनियन था। वो बघेल भक्त था। आपने सुन लिया, वो हम्म। पूरा बघेल भक्त था। पर यस। अल्टीमेटली उसी ने कहा कि आप डिक्लेयर कर सकते हो कि बीजेपी की सरकार बन रही है। अब इससे आप समझ जाइए। और दूसरा हम्म। सबसे बड़ा जो आपके एनालिस्ट गलती करते हैं, वो लाभार्थी वर्ग को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं।
जो सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चल रही हैं, अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उसका बेनिफिट हर एक को मिल रहा है। आप उसको क्यों भूल जाते हो? जो पहले इलाज के लिए तरसता था, आज उसको 5 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है, तो वो भूल जाएगा क्या कि मैं पहले अस्पतालों में सड़ता रहता था, पैसे नहीं होते थे इलाज के। आयुष्मान योजना के अंतर्गत उसको 5 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है। मोदी जी ने 2028 तक फ्री राशन कर दिया है दोबारा से, तो गरीब तो भूखा नहीं है। ये टीवी चैनलों पे बोल के सो कॉल्ड बड़े बड़े पत्रकार, बेरोजगार, जो बोलते हैं कि साहब देश का आदमी भूखा मर रहा है, ये मर रहा है, भूखे वो मर रहे हैं, उनकी दुकान बंद हो गई है। बेरोजगार राहुल गांधी है। नहीं सर, रोजगार जब तो तक कर्नाटका जब तक उन्होंने कर्नाटका नहीं जीता था, तब तक वो बोलते थे बेरोजगारी। जैसे ही कर्नाटका जीते हैं, इन्होंने बेरोजगारी का जो नारा है वो बंद कर दिया, क्योंकि इनकी बेरोजगारी खत्म हो गई, वहां से पैसे मिलने शुरू हो गए, और वही पैसा उठा उठा के ये तेलंगाना में ट्रांसफर भी कर रहे हैं इलेक्शंस के लिए, जो पकड़े गए हैं रिसेंटली। तो अब ये इन्होंने बेरोजगारी का तो नारा बंद कर दिया। देखिए, कर्नाटक में जो अभी सरकार चल रही है, 2024 के इलेक्शन के बाद कितना लंबा चल पाएगी, प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। डी के शिव कुमार क्या करेंगे कह नहीं सकते हैं, क्योंकि डी के शिव कुमार जो है बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, जो पहले भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्नाटक में। एस एम कृष्णा उनके दामाद हैं, उनके रिलेटिव है। तो वो कब ससुर जी की तरफ पलट जाएंगे कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी वैसे भी मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश थी। सिद्धारमैया को बना दिया गया, तो वो अंदर से तो नाराज है ही। तो कभी ना कभी पाला तो पलटेगा, पक्की बात है। 2024 के चुनाव हो जाने दीजिए, फिर कर्नाटक में भी देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, कांग्रेस जो है, ये गंदी फैमिली के जितने भी एटीएम हैं, ये बंद होने चाहिए। तभी इनको अकल आएगी कि भाई दुनिया में या भारत में कैसे लोगों ने इनको नकारा है और धक्के मार के देश से बाहर निकाला है। हाँ, देश से बाहर तब निकालेंगे जब इनके स्विस बैंक के सारे पैसे वापस हमारे भारत में वापस आएंगे, तब धक्के मार के इनको बाहर निकालेंगे। अभी पहले इनके एटीएम बंद करते हैं। और सर, ये तो हो गया छत्तीसगढ़ का, जहां पे आपने बोला डिक्लेयर कर सकते हो, बीजेपी आ रही है। और राजस्थान में क्या खेल है? राजस्थान तो जेब में है सर, जेब में? जेब में है। वहां पे आपका आंकड़े क्या कहते हैं, कितने परसेंटेज सीट्स बीजेपी के पास आएगी? 100 बीजेपी के पास 135 तक आना चाहिए। और कांग्रेस? कांग्रेस 75-80। 70-80। तो वहां पर भी क्या मोदी फैक्टर है, या अगेंस्ट कांग्रेस फैक्टर है, जिसके कारण बीजेपी को फायदा हो रहा है? वहां अगेंस्ट कांग्रेस बड़ा विरोध है। 5 साल गहलोत ने जो तबाही मचाई है राजस्थान में, जो मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया है, वो जो कन्हैया दर्जी की गर्दन कटी है, जयपुर के जौहरी बाजार में ईद वाले दिन उन्होंने बाजार बंद करके नमाज पढ़वाई है, ये सारे फैक्टर बहुत मायने रखते हैं। वो पेपर लीक वाला जो मामला है, वो छात्रों के जीवन से जुड़ा हुआ, बेचारा इतनी तैयारी करता है और हर बार पेपर लीक हो जाता है, पैसा उसका वेस्ट जाता है, कोचिंग क्लासेस का, उसका एक साल खतरे में पड़ जाता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो राजस्थान में किसी भी हाल में कांग्रेस की सरकार बनने नहीं देंगे। और क्या लगता है आपको कि जो पायलट और गहलोत की जो लड़ाई है, ओपन में रोज होती है, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, इसका भी फायदा होगा बीजेपी को? गुर्जर वोट बीजेपी की तरफ कन्वर्ट हो सकता है। और पायलट का मुझे लगता है कि अब पॉलिटिकल कैरियर कोई बहुत लंबा नहीं चलेगा। उन्होंने ज्योतिरादित्य जैसी हिम्मत नहीं दिखाई, विद्रोह करना था तो पूरा करना था। अब लोग उनको ढुलमुल मारने लगे हैं कि ये आदमी स्थिर प्रवृत्ति का नहीं है, ये कभी इधर गुड़क जाता है, कभी उधर गुड़क जाता है। इतना अपमान सहने के बाद अगर वो अभी भी कांग्रेस में बना है, तो राजस्थान के लोग क्या एक अपना स्वाभिमान को बड़ा महत्व देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं लोगों को खलता है कि यार इस आदमी में स्वाभिमान नाम की कोई चीज नहीं। तो इसका इतना अपमान हुआ, फिर भी कांग्रेस पार्टी में डटा हुआ है। इतनी लातें पड़ी है, अशोक गहलोत ने निकम्मा और पता नहीं क्या क्या बोला है इनको, इसके बावजूद भी वो वहीं पड़े हुए हैं। देखिए, हर एक की अपनी अपनी मजबूरी है, पता नहीं क्या मजबूरी है उनकी कि नहीं छोड़ते हैं कांग्रेस जैसी गंदी पार्टी को।
लेकिन हो सकता है कि बीजेपी ने भी उनको लेने के लिए हाँ नहीं करी होगी, तभी उन्होंने पिछला पैर उठाया नहीं। वी डोंट नो कि क्या है, लेकिन बीजेपी राजस्थान में दोबारा से आ रही है और मेरा मानना है कि आना भी चाहिए। देखिए, मैं जैसे बीकानेर में गया था लास्ट ईयर घूमने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ, और मैं हैरान रह गया सर, वहां पर एक राजीव गांधी रोड है, सबसे ज्यादा खड्डे राजीव गांधी रोड के ऊपर ही थे। और भाई अपने पिता की रोड के ऊपर तो सही एक रोड बना लेते, और वो रोड जो है शायद एक आधा किलोमीटर की रोड है, उसके ऊपर इतने खड्डे, कुछ कहने की बात नहीं है। ये तो कांग्रेस का हाल है। तो ये देश का या स्टेट का क्या ये उद्धार करेंगे जो अपने पिता के नाम की सड़क भी ढंग से बना नहीं सकते। सचिन पायलट का जो आपने कहा कि शायद उनकी कोई मजबूरी रही होगी, मजबूरी की बात नहीं थी। ज्योतिरादित्य ने उनको खुला ऑफर दिया था कि भाई देख ले, मैं सेटल हो गया हूँ यहाँ के। हिम्मत नहीं पड़ी उनकी। कहीं अंदर से कमजोर व्यक्ति है वो। इसी नहीं तो के लिए आज तो भी गहलोत आज वो भी सिंधिया की तरह बड़े सम्मानित कहीं बैठे होते बीजेपी में। हो सकता राजस्थान के चुनाव के बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता। हेमंत विश्व शर्मा को बनाया है कि नहीं बनाया है? बिल्कुल बनाया। तो उनके सामने उदाहरण थे, पर वो हिम्मत नहीं कर पाए। तो वही है ना कि जो डर गया वो मर गया। ये बिल्कुल बात सही है आपकी। आपके आंकड़े के हिसाब से एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये तीनों में बीजेपी की सरकार बनती हुई आपको दिखती है। छत्तीसगढ़ में अभी भी बराबरी की टक्कर है, कुछ नंबर्स कम हो सकते हैं, लेकिन उसमें फिर अमित शाह जी आएंगे और कोई लोग खेल खेल लेंगे, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। बट एमपी बघेल मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ये पक्की बात है। ये पक्की बात है। और एमपी में तो दैट मीन्स कि एमपी एंड राजस्थान ये दोनों ऑलरेडी बीजेपी के पाले में आ चुके हैं। तेलंगाना में आपको क्या लगता है? तेलंगाना में तो बीआरएस ही आएगी अभी फिलहाल। बीजेपी की कुछ सीटें बढ़ सकती है। कल ये बहुत बड़ा नेता बीजेपी में शामिल हुआ है। मोदी जी ने बड़े प्यार से उसको गला लगाया है, पर थोड़ा देर हो गई है। और एक उन्होंने वो जो स्टेप उठा ली, वहां पे प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। वो जी किशन रेड्डी को वहां पे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, वो थोड़ा सा गड़बड़ मामला हो गया। नहीं तो काफी अच्छी टक्कर बीजेपी दे सकती थी वहां पे। बट बीआरएस तो जी, बीआरएस आपको लगता नहीं है कि मोदी जी के साथ मिलकर कुछ खेल सकता है वहां पर? सीटें कम पड़ी तो जरूर खेल सकती है। चलिए, दैट मीन्स तेलंगाना वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट ऊपर के जो नॉर्थ के 3 स्टेट्स हैं यहाँ पर बीजेपी आती दिखती है। चलिए, बहुत लोग आज खुश भी होंगे कि एटलीस्ट इनका जो कांग्रेस की गंदी फैमिली है, इसका एटीएम खत्म होने वाला है छत्तीसगढ़ में, और ये खत्म होगा तभी अच्छा भी है। वहां पर भी उस एरिया में तरक्की की बात शुरू होगी, जैसे हम बाकी स्टेट्स में देखते हैं आगे 3 दिसंबर को क्या आंकड़े आते हैं और क्या रिजल्ट आता है, ये 3 दिसंबर को पता लगेगा। रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत क्लियरली सारे स्टेट्स के ग्राउंड रियलिटी बताई है। ये कोई दिल्ली में बैठ के स्टूडियो में बैठकर कोई आंकड़े नहीं है। मुझे मालूम है आपकी पूरी टीम पूरे स्टेट्स के अंदर फैली हुई है, आपको एक एक डिस्ट्रिक्ट का पता होता है, और आपकी बात ऊपर तक जो है जाती भी है, और आंकड़े भी आपके बिल्कुल सही होते हैं। मैंने पहले भी नोट किया है, आपने शायद मई या जून में बता दिया था, अक्टूबर तक वेट कीजिए, देखिए क्या कुछ होता है, और वैसा ही हुआ। बड़ी बड़ी चीजें हमने अपने आप सामने होती हुई दिखी हैं। ये तो बीच में इजराइल का हमास का वॉर शुरू हो गया, वरना एक दो चीजें जो रह गई थी, स्पेशली ऑन द कोर्ट सिस्टम्स, ये भी इम्प्लीमेंट हो जाना था अक्टूबर एंड तक, वो थोड़ा डिले हो गया अभी। नहीं, वो भी होगा, क्योंकि अभी जस्टिस कौल और एक और कोई जस्टिस है, उनको बड़ी तकलीफ हो रही कि आप जजों को क्यों नहीं नियमित कर रहे हैं। तो वो भी होगा, चुनाव के बाद वो भी आ जाएगा पिक्चर में। सब एजेंडा में सारी चीजें एजेंडा में है। नहीं, वो तो मुझे मालूम है। आप भी ना शो खत्म होते होते एक छुरली छोड़ देते हैं, और लोग ढूंढते रहते हैं कि कब फटेगी अब ये जो कोर्ट वाली छुरली है, ये कोर्ट वाली छुरली आपने छोड़ दी।
अब वेट करेंगे हम ये कब फूटेगी और कब ये सारा जो भांडा है करप्ट जजेस का, स्पेशली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुका है, इसका भांडा कब फूटेगा, ये कब बेकनाम। देखिए, इन्होंने अपना बुर्का तो उठा के फेंक ही दिया है, अब ये बिल्कुल नंगे होके बाहर आ गए हैं। हमें दिखना शुरू हो गया कि ये हिंदू विरोधी हैं, एक ही पक्ष के फेवर में ये काम करते हैं। अगर तो किसी हिंदू ने कुछ कुछ भी छोटा मोटा किया हो तो उसका केस लिया ही नहीं जाता, और जो दूसरा वर्ग है अशांति फैलाने वाले, उनके लिए रात को भी कोर्ट खुलती है कि कहीं इनको सजा ना हो जाए, कहीं बेचारों को एक रात कहीं गुजारनी ना पड़ जाए जेल के अंदर। और इसलिए ये जो इनका इनका जो ये तुष्टीकरण है इनका भी अशांति वालों के लिए वो दिखता है, और इनको बेनकाब करने के लिए रविंदर जी मैं एक और आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, हमने भी एक और नया अकाउंट शुरू किया है इन करप्ट जजेस को एक्सपोज करने के लिए। स्टोरीज विद सुमित हमने एक शुरू किया है, मैं एक दो दिन में उसकी वीडियोस भी बना के डालना शुरू करूंगा ताकि लोगों को समझ आए कि कैसे ये लोग, ये करप्ट जजेस भारत के, कैसे हमारी देश की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को खराब करने की बातें बोलते हैं, और गजवे हिंद का जो प्लान है कांग्रेस का, उसके साथ मिलकर ये कैसे हमारे ही हिंदुओं को ये दबाते जा रहे हैं, और सारे के सारे जो जजमेंट्स हैं वो अशांति वालों की फेवर में आ रही हैं। वो बेशक उनका किया हुआ रेप हो, उनकी तरफ से खून किया हो, लड़कियों को अगवा किया हो, कोई भी केस हो हिंदुओं के खिलाफ, वो उसकी उसी के उन्हीं की फेवर की ये जजमेंट देते हैं। मैं उनको एक्सपोज करने वाला हूँ एक एक करके। मैं आपको भी और जो सुनने वाले इन सबको मैं अपील करना चाहता हूँ, आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन हैं, कोई भी केसेस हैं जो हमारे खिलाफ जजमेंट्स आती हैं, आप उन्हें हमारे साथ शेयर कीजिए और हम लोग उसे एक्सपोज करेंगे अपनी वीडियोस के थ्रू। तो रविंदर जी, आप प्लीज मेरी हेल्प करें इस चीज में, और ये करप्ट जजेस को हम एक्सपोज करना शुरू करें। मैं पूरी मदद करूंगा, मेरे पास भी काफी मैटर है इस मामले में, और मैं भी सोच रहा हूँ कि एक चैनल और शुरू करा जाए, बेधड़क बात, उसमें मीडिया से लेके हाँ सबको उधेड़ा जाए अच्छे से। कई चीजें हैं जो आप थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव होके बोलते हैं, उसमें हम बोल सकते हैं सारा। आप इनवाइटीज रहेंगे तो इनवाइटी कम बोले पर जो इनवाइट कर रहा है वो बहुत कुछ बोल सकता है, तो आप पर कहीं से कोई आज भी नहीं आएगी। नहीं सर, हम तो नहीं पटेंगे, हम आपके साथ है, कुछ इतना ही नहीं है। और यहाँ पे तो इस चैनल के ऊपर तो मैं वैसे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दिस इज अ ओपन चैलेंज कि जो हम लोग यहाँ पर एक्सपोज करते सबको, ये तो कोई और हिम्मत भी नहीं करता। हमारे अकाउंट के ऊपर स्ट्राइक्स लगती हैं, हमें परवाह नहीं है, हम फिर भी एक्सपोज करते जा रहे हैं। बेशक वो अशांति वाले हो, बेशक वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, वो गंदी फैमिली हो, वो पोल डांसर हो, कोई भी हो, हम तो वैसे ही नहीं छोड़ते किसी को। लेकिन आप शुरू कीजिए, हम आपको पूरा साथ देंगे इसके अंदर। वो तो आप हम कोई अलग नहीं है, वो भी चैनल आपकी ही रहेगी। आई अंडरस्टैंड सर, आई अंडरस्टैंड। लेकिन जो हम ये स्टोरीज विद है, ये स्टोरीज के अंदर वी आर गोइंग टू एक्सपोज ऑल द करप्ट जजेस ऑफ इंडिया। जब तक ये अपने मैटर को निष्पक्ष, जो जजेस का काम होता है कि यू हैव टू बी फेयर ऑन बोथ साइड्स, जब तक ये काम वो शुरू नहीं करेंगे, हम भी इनको नंगा करते रहेंगे। और उस चैनल पे हम लोग इतिहास में क्या खिलवाड़ किया गया है हम लोगों के साथ, वो पूरा हम लोग एक्सपोज करेंगे। लोगों की आंखें खोलने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए सर, इसको शुरू करते हैं। लोगों को हमने इन्फॉर्म कर दिया, एंड वंस इट इज स्टार्टेड दोबारा से वी विल इन्फॉर्म पीपल। आज जैसे आपने पूरा एक्सपोज किया है कांग्रेस की जो अंदर की गेम्स हैं, कैसे ये हारने वाले हैं, ये खुशी की बात है कि कांग्रेस ये हारने वाले हैं 3 स्टेट्स के अंदर, बाकी 2 का देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत विस्तार से सारी चीजों को समझाया है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय भारत। जय भारत। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.